नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। सर्वप्रथम तो आपको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका ये पर्व अच्छा रहे। असत्य पर सत्य की विजय का ये त्योहार है और बुराइयों का अंत हो, आपके संघर्षों का अंत हो, आप सफल हो, यही शुभकामनाएं हैं। अब साथियों आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी तक अपना कोई भी ऐप नहीं है गौरव ज्ञान धारा नाम से। कुछ विद्यार्थियों ने बना दिया था और सेम लोगो सेम नाम वगैरह यूज कर लिया और उसमें जो है कई विद्यार्थियों को और जोड़ दिया। तो उन सभी विद्यार्थियों, हालांकि उनका प्रेम है ये, लेकिन उन सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी जो क्लासेस हैं वे सारी की सारी यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, यहीं पे चलने दो। अपन को क्लासेस के लिए ऐप की जरूरत अभी नहीं है। और यदि कोई ऐसा इवेंट या कोई भी ऐसी सूचना होगी तो मैं अपने इस चैनल के जरिए और टेलीग्राम के जरिए खुद जो है ऑफिशियली बता दूंगा, प्रामाणिक रूप से बता दूंगा। उसे प्रमाणिक माने, उसके अलावा किसी को प्रमाणिक नहीं माने। कुछ मेल विद्यार्थियों के ये भी आए हुए थे कि सर क्या हम आपके वीडियो को अपने चैनल पर डाल सकते हैं। तो देखो ऐसा है, क्लासेस देखनी है तो यहीं से देख लेंगे विद्यार्थी, क्या समस्या है इसमें। और यदि आप चाहते हैं कि हाँ कोई जैसे क्लिप जो है काट कर, मान लो कुछ ऐसा पसंद आ जाए 2 मिनट 3 मिनट की क्लास में से काट कर, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई मेरे नाम से कमाता भी है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप ऐसे की ऐसे देखो क्लास यहाँ से डाउनलोड करके और वहां पे आप अपलोड करोगे तो फिर टेक्निकल टीम जो है लीगल एक्शन ले सकती है। तो इस चीज से बचें। बाकी आप क्लिप डालते हैं वगैरह जो भी है तो अपने चैनल को उसमें मेंशन कर दो और आराम से भले आपकी कमाई होती है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पूरी की पूरी क्लासेस अपलोड करने से बचें, क्योंकि फिर टेक्निकल टीम जो है लीगल एक्शन लेगी। और मैं कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं चाहता कि किसी भी विद्यार्थी के खिलाफ ऐसा कुछ किया जाए, क्योंकि ये संघर्षों का दौर वैसे ही उनके लिए होता है। तो थोड़ा सा आप इन बातों का ध्यान रखें। बाकी क्लासेस अपनी नियमित चल रही है, कहीं कोई रुकावट है ही नहीं। इस क्लास के लास्ट वाले पार्ट में, अंत में मैं जो है आपके जो तथ्यों को लेकर कंफ्यूजन चलता है और बुक से संबंधित जो कंफ्यूजन चलता है उस पर बात करूंगा। पहले अपन क्लास पर चलते हैं क्योंकि ज्यादा समय व्यर्थ नहीं कर सकते। तो लास्ट में जो है अपन इसमें बात करेंगे, लास्ट में जरूर देख लेना एक बार। अब साथियों अपना जो है भौतिक प्रदेश से संबंधित वीडियो चल रहा है, उसमें अपना मरुस्थल से संबंधित चल रहा है। कल जो है अपन ने शब्दावलियां भी पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इसका और वर्गीकरण है 2-3 तरीके से। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा ऐसी चीज छूट जाए जो एग्जाम में पूछ ली जाए और फिर आपको लगे कि सर ये जो है इसमें से आ गया। तो फिर अपने कोशिश यही है कि आपको सब तरीके से और बिल्कुल इजी तरीके से जो आपको पढ़ना है वही चीज देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आज का जो साथियों वर्गीकरण है अपना वो है जलवायु के आधार पर। अब जलवायु के आधार पर दो भागों में बांटा गया है मरुस्थल को। एक तो आ गया आपके शुष्क मरुस्थल और दूसरा आ गया आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो दो भागों में बांटा है। आपको कंपैरिजन करके मैं पढ़ा रहा हूं और कंपैरिजन करके ये चीज ध्यान में रखनी है। आपको इसमें ज्यादा अंदर और उलझने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, देखो जलवायु के आधार पर है तो वर्षा प्रभावित करेगी एक तो वर्षा के आधार पर अलग अलग होगा। अब ये शुष्क है और वो अर्ध शुष्क है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये वर्षा रेखाएं कैसे काम करती है, क्या चीज होती है, ये जलवायु में अपन बहुत अच्छी तरीके से इनको पढ़ेंगे। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में, पश्चिम की तरफ, यानी कि बड़े क्षेत्रफल वाले जितने जिले हैं जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये सारे इसमें आ जाएंगे। देखो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, बड़े बड़े क्षेत्रफल वाले जितने जिले हैं वो ज्यादातर इसमें आ जाएंगे 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में, यानी कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसके आसपास वाले ये क्षेत्र आ जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरा फैक्ट अपना है कि 0 से 20 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। जो सम वाला क्षेत्र है, सम तहसील वाला, वहां 0 से 5 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। 0 से 20 सेंटीमीटर तक ये जो पूरा एरिया है उसमें 0 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बड़े बड़े क्षेत्रफल वाले जिले आ गए। अब ये जो क्षेत्र होता है ये बालू का स्तूप से बनी समस्त आकृतियां यहाँ पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहा जाता है। और वो होगा, उसमें भी बालू का स्तूप तो पाए जाते हैं लेकिन इसमें ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए पूर्ण रूप से बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहलाता है। अब देखो राजस्थान के मरुस्थल का ये सबसे ज्यादा भाग घेरता है, 60% भाग घेरता है, इसको ध्यान रखना है। ये 40% घेरेगा, मरुस्थल की बात हो रही है। राजस्थान के मरुस्थल का ये 60% घेरता है और ये 40% घेरेगा। अब आ जाते हैं अपन अर्ध शुष्क पे। अब यहाँ पे जो वर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर के
पश्चिम में था तो यहाँ 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और अरावली, अरावली जो है पूरे राजस्थान को दो भागों में बांटने का काम करती है, महान जल विभाजक रेखा भी उसको कहा जाता है। तो उसके और अरावली के बीच वाला क्षेत्र यानी कि पश्चिम से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पे वर्षा कितनी होगी, 20 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पे होती है। अब ये शुष्क क्षेत्र है, शुष्क तो ये वाला हो गया, और उपाद्र के मध्य, उपाद्र हो गया अपने अरावली वाला, तो उपाद्र और शुष्क के मध्य वाला क्षेत्र है, इसलिए इसे संक्रमणीय या पर्वतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। संक्रमणीय या पर्वतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। संक्रमणीय क्षेत्र कैसा होता है, जो किन्हीं दो चीजों के बीच में पाया जाता है, वह संक्रमणीय क्षेत्र कहलाता है। अब इसके उत्तर में गग्गर का मैदान है, कौन सा, गग्गर नदी वाला जो मैदान है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला वो मैदान है। और दक्षिण में जो है लूनी नदी का मैदान है, लूनी नदी जहां से प्रवाहित होती है तो वो वाला मैदान है। और ये थोड़े से जो है आपको इसमें फैक्ट ध्यान में रखने दें। हालांकि आज जो ये क्लास है वो 12 बजे तक अपलोड कर देनी थी मुझे, लेकिन सुबह से लाइट से संबंधित समस्या चल रही है, पूरे राजस्थान में बिजली का संकट गहराया हुआ है, आप सभी को पता ही है। तो ये क्लास जो है थोड़ी सी डिले होकर अपलोड होगी, क्योंकि 12 तो अब बज चुके हैं और मैं शूट कर रहा हूँ इस समय। अभी भी लाइट आ जा कर रही है, जो इन्वर्टर की बैटरियां थी वो भी जवाब दे चुकी है, तो ये थोड़ी सी आज लेट होगी। नियमित रूप से अब अपन क्लास अपलोड होने का समय 12 बजे का रख रहे हैं, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी चाहते थे कि सर शाम को हम जैसे ही आप अपलोड करते हो नहीं देख पाते हैं, तो आप इसे दिन में अपलोड कर दें। तो आप लोगों के लिए करूंगा मैं ये कि एक दिन पहले शूट कर दूंगा और उसे 12 बजे जो है फिक्स टाइम पे अपलोड कर दिया जाएगा, कोशिश यही रहेगी। लेकिन 12 बजे से जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लो और इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। साथियों, धरातल के आधार पर भी मरुस्थल को बांटा गया है और ये अंतिम वर्गीकरण है। इसके बाद अपन अगले भौतिक प्रदेश यानी कि अरावली पर चलेंगे। उसके पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ अभी ये नाम देख लो, फिर जब अपन अफवाह तंत्र पढ़ेंगे उसके अंदर ये जो भी मैदान है, जो भी ये नदियों से संबंधित मैदान है, इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें घग्गर का मैदान, फिर शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र, इसको मैं अभी बताता हूं आपको। नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, थोड़ा सा उच्च भूमि क्षेत्र है। लूनी का बेसिन यानी लूनी नदी के आसपास, इसमें आपको सिर्फ वर्गीकरण ध्यान में रखना है, ज्यादा कुछ पूछे जाने वाला नहीं है। अब ये जो अंतःप्रवाह क्षेत्र होता है ना साथियों, ये अंतःप्रवाह क्या होता है, अंत यानी कि अंदर और प्रवाह यानी कुछ बह रहा है। अंदर क्या बह रहा है, जल बह रहा है। अब यहाँ पे जल के क्यों बहता है अंदर, क्योंकि ये जो शेखावाटी के अंदर जो क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ अवसादी चट्टानें पाई जाती है और यहाँ पे चूने की परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चूने की परत पाई जाती है। इस चूने की परत के अंदर जो है जल प्रवाह होता है, जो भूमि के अंदर है, और इसीलिए इसे अंतःप्रवाही क्षेत्र कहते हैं। अब ये जो चूने की परत पाई जाती है ना साथियों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, कुछ कच्चे कुएं खोदे जाते हैं। क्या खोदे जाते हैं, कच्चे कुएं खोदे जाते हैं। और ये जो कच्चे कुएं होते हैं इन्हें जोहड़ कहा जाता है, जोहड़, ठीक है ना, जौहर मत कर देना, जोहड़ कहा जाता है। जौहर कर दोगे तो फिर अपने शाखा हो जाएगा इतिहास से संबंधित, जोहड़ कहा जाता है। और ये जोहड़ से संबंधित सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो शेखावाटी में पाए जाने वाले कुएं कर दो, शेखावाटी में पाए जाने वाले कच्चे कुएं कर दो, या चूने से संबंधित कुछ ऐसा आ जाए तो ध्यान रखना कि उन्हें जोहड़ कहा जाता है। और जोहड़ का भी जो सबसे गहरा भाग होता है, बिल्कुल अंदर डीप जो गहरा भाग होता है, उसे चोबी कहा जाता है, उसे चोबी कहा जाता है। ठीक है, जहां तक मेरी कोशिश होती है मैं सही जानकारी देने की कोशिश करता हूं और ऑथेंटिक बुक से देने की कोशिश करता हूं। लेकिन क्या होता है कि कई जने अलग अलग गाइड में अलग अलग, कुछ तथ्य, ज्यादा नहीं, कुछ 1-2% अलग अलग तथ्य होते हैं, और कुछ स्टूडेंट उन्हीं को पकड़ के बैठ जाते हैं। और इसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना वो अभी मैं लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी आप ये ध्यान रखें, जोहड़ और इसे चोबी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो था अपना वर्गीकरण, यहां से ये 4 भाग। अब इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है कुबड़ पट्टी से संबंधित। कुबड़ पट्टी क्या है, कुबड़, सीधी सी बात है, कुबड़ निकल जाएगी यहां से, मारवाड़ी में क्या है तो डूब निकले, डूब, डूब क्या करें, ठीक है। और एक नाम है बांका, बांके होता है, बांका हो जाता है, मतलब वोको, मारवाड़ी में क्या है वोको, ठीक है। बांका पट्टी भी कहते हैं इसे, इसका नाम और क्या है, बांका पट्टी। एक बार बांका पट्टी के नाम से प्रश्न बना था, बांका पट्टी भी कहते हैं। एक बार इंग्लिश में बना था इसका, इंग्लिश का अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि अंग्रेजी से वैसे भी थोड़ा सा प्रेम कम रहा है।
तो बांका पट्टी, और इंग्लिश में आप देख लेना कि इसमें कुछ इंग्लिश से संबंधित एक बार इंग्लिश लैंग्वेज में प्रश्न बन गया था, तो उसे भी ये भी कहते हैं। अब ये क्यों होता है ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ये कहाँ होता है, पहले तो ये ध्यान रखें, ये होता है आपके अजमेर से नागौर तक का। मैं क्या करता हूं कि आपको बहुत मतलब जानकारी अच्छी डीप देने की कोशिश करता हूं, मैं सीधा नागौर नहीं कहकर अजमेर से नागौर तक का क्षेत्र है। अब मैं कहीं में इसमें अंदर जाता हूं तो गाइडों में कहीं ऊपर ऊपर की चीज लिखी होती है, तो स्टूडेंट सीधा कमेंट, सर हमने तो ये पढ़ा है हमारी बुक में। अरे पहली बात तो आपने बुक में नहीं पढ़ा, गाइड में पढ़ा होगा कहीं। और उसके अलावा मतलब जीके अथाह है, ये अभी आपकी शुरुआत हो रही है। अब जब अंदर गहराई में उतरोगे ना, तब बाद में कहोगे अरे यार ये तो बताया था। अब उनसे रिलेटेड तथ्य होते हैं कई सारे, तो डायरेक्ट नहीं बता के, और ये मतलब डाइवर्ट होती है कई चीजें इसमें। तो ये अजमेर से नागौर तक जो है फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है यहाँ पानी के अंदर, और मात्रा बताते हैं 10 ppm, ये पार्ट्स पर मिलियन ऐसा इसका होता है ppm। ये इसकी मात्रा है, एक मात्रा बताने का एक है कि फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है यहाँ के पानी में। और ये फ्लोराइड वाला आपको पता है, पानी पीते हैं तो हड्डियों से संबंधित जो है वो रोग हो जाता है, जिसका नाम है फ्लोरोसिस। क्या कौन सा रोग हो जाता है, यहां लिख देता हूं, ठीक है। फ्लोरोसिस रोग से ग्रसित हो जाते हैं लोग। तो फ्लोरोसिस रोग से ग्रसित होने से क्या होता है पता, वो डूब निकल जाती है, ऐसे कुबड़े हो जाते हैं। तो कुबड़े हो जाते हैं ना, तो कुबड़ पट्टी, इसीलिए वहां पे इतने लोग मतलब उस एरिया में ज्यादा जो है कुबड़ पट्टी पाई जाती है कुबड़े लोग पाए जाते हैं, तो इसलिए ये कुबड़ पट्टी कहा जाता है। अब देखो साथियों, ये एक तरह का रोग है, इसमें मतलब इसको हंसी का पात्र नहीं बनाए किसी को, क्योंकि ये इनकी वजह से हुआ है। और मान लो कि कोई जन्मजात भी है तो हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहिए, ये उनके मतलब उसके लिए ये तो कुछ नहीं कर सकते ना, जिम्मेदार नहीं है। तो ये अपन को सिर्फ इसको जीके की दृष्टि से देखना है। आपको यदि कोई ऐसे लोग मिल भी जाते हैं तो उन्हें हंसी का पात्र नहीं बनाए, उन्हें भी पूर्ण सम्मान दे जितना कि सामान्य व्यक्ति को देते हैं। तो ये चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप एक आदर्श शिक्षक बने, सिर्फ शिक्षक न बन के एक आदर्श शिक्षक बनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 56 की पहाड़ियां, अब 56 की पहाड़ियों से संबंधित भी प्रश्न आता है। 56 की पहाड़ियों से बहुत अच्छा प्रश्न ये है, और मुझे और भी अच्छा लगता है क्योंकि ये मोकलसर से सिवाना, गढ़ सिवाना जिसे कहा जाता है, आपने सिवाना किला और अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण वगैरह ये सब इतिहास में पढ़ा भी है सिवाना से संबंधित। और मोकलसर का इसलिए ज्यादा मैं प्रभावित रहता हूं क्योंकि मैंने बाड़मेर के मोकलसर में अपने 18 साल, प्रारंभ के 18 साल निकाले हैं, पूरी प्राथमिक स्कूली शिक्षा वगैरह सब यहाँ से हुई है। और 56 की पहाड़ियां जो है, इसी 56 की पहाड़ियों में हमारे जो मेरे फादर की ग्रेनाइट की माइंस भी थी, और बहुत अच्छा वहाँ का इससे यादें बहुत जुड़ी हुई है। तो 56 की पहाड़ियां पूछा जाता है तो बाड़मेर से संबंधित है, ध्यान रखना। और मोकलसर से सिवाना तक वैसे ये फैली हुई है। अब 56 से संबंधित मतलब 56 पर्वत भी पूछा जाता है, एक बार 56 पर्वत भी है। 56 पर्वत यदि पूछे तो याद रखना कि वह उदयपुर में है। और 56 का मैदान यदि पूछे तो मैंने आपको बता ही दिया, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वाला, वो 56 का मैदान आपको पता ही है, माई नदी के आसपास वाला क्षेत्र है। तो ये 56 पर्वत है, ये 56 पर्वत है, ठीक है। ये 56 पर्वत हो गया, 56 की पहाड़ियां हो गई, कुबड़ पट्टी हो गई अपने, और ये वर्गीकरण। और आज अब जाकर जो है अपना ये टॉपिक मरुस्थल से संबंधित पूरा हुआ। अब इसे नोट डाउन कर लो बहुत अच्छी तरीके से, और अब अपन चलते हैं अरावली की ओर। हाँ, तो अब आ गए हैं अपन अरावली पर। चलिए अरावली की सैर करवाता हूं आपको। मेरी पूरी कोशिश रहेगी साथियों कि इसमें से कुछ भी एक भी तथ्य न छोड़ा जाए, और इतना भी आपको अंदर गहरा न डाल दिया जाए कि वापस बाहर न आ सको। मतलब जितना एग्जाम के लिए सफिशिएंट चाहिए और जितना सरल तरीके से याद कर सकते हो उसी तरीके से अपन चलेंगे। अब देखो सबसे पहले साथियों अपना दूसरा भौतिक प्रदेश आ गया है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अरावली के उपनामों की, क्योंकि उपनामों से प्रश्न काफी बनते हैं। तो अरावली के उपनामों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसे अरब सागर की बेटी कहा जाता है, या अरब सागर को इसका पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरावली की जो उत्पत्ति हुई है वह अरब सागर से हुई है। अरब सागर में भी यदि देखोगे आप तो मिनिकॉय जो द्वीप है, उस मिनिकॉय द्वीप से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, जो पानी के अंदर ही है। और उसके बाद में ये जो है यहाँ अपने खेड़ब्रह्मा पालनपुर से और रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक ये पूरी फैली हुई है, और राजस्थान में इसका लगभग 80% भाग पड़ता है। तो ये अरब सागर की बेटी कहलाती है।
पुराणों में और खासकर विष्णु पुराण के अंदर इसे क्या कहा गया है? परिपत्र कहा गया है। क्या कहा है? परिपत्र कहा है। भौगोलिक भाषा में मेरु प्रदेश कहा है। स्टार्ट में मैंने तो आपको समझाया था मरु, मेरु और माल। तो मेरु प्रदेश मैंने बताया था कि पहाड़ी क्षेत्र जो होता है वो मेरु प्रदेश है, तो इसे मेरु प्रदेश कहा गया। स्थानीय भाषा में यानी कि राजस्थानी भाषा में आप कह सकते हो तो इसे अड़ावटा कहते हैं। जो स्थानीय जनजातियां होती है ज्यादातर वे अड़ावटा इसे कहती है। बुंदी के अंदर इसे अड़ावला कहा जाता है। और अ बीम लाइंग अक्रॉस यानी कि ये ऐसे टेढ़ी तिरछी चलती है राजस्थान के अंदर। मान लो ये पूरा बोर्ड राजस्थान है तो इसकी प्रकृति ये इस तरीके से रहेगी। इसका आकार यदि पूछा जाए तो तंदूरे या तानपुरे के समान इसका आकार रहता है, ये ध्यान रखना। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला माना जाता है। हालांकि ये विवादित है थोड़ा सा कि ये प्राचीनतम नहीं है, कोई अपने अपने देश के जो पर्वत होते हैं ना उन्हें सब प्राचीनतम बताते हैं। तो ये उलझन वाले तथ्य ऐसे होते हैं और विद्यार्थी यहाँ पे उलझते हैं। इनमें क्या करना है ये अंत में जरूर बताऊंगा। आज की क्लास में अंत के 5 मिनट में आपको लूंगा, उसके बाद में आप जो उलझते हो वो उलझने बंद हो जाओगे, ठीक है ना। अब ये जो है वलित व अवशिष्ट प्रकार के पर्वत है। पर्वतों में भी बहुत सारे प्रकार चलते हैं, ब्लॉक पर्वत होते हैं, अवशिष्ट होते हैं, वलित होते हैं। तो हालांकि इसमें अपन ज्यादा डीप नहीं चलेंगे। यदि मैं इसमें डीप जाना चाहूँ तो 2-3 दिन इसमें ही निकल जाएंगे, वलित और अवशिष्ट पर्वत, और इनको समझाने में, पर्वतों के प्रकार को समझाने में ही निकल जाएंगे। लेकिन अपन इसमें ज्यादा डीप अभी नहीं चलेंगे क्योंकि ये अभी आपके काम का नहीं है। अब अपन आते हैं जो मेन जो जहां से पूछे जाते हैं प्रश्न। इसकी जो कुल लंबाई है, अरावली की कुल लंबाई साथियों 692 किलोमीटर है। कुल लंबाई पूछते हैं 692 है, उसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर पाई जाती है। 692 में से 550 किलोमीटर यानी कि ये कुल है। तो इसका ये जो प्रतिशत है यदि फिक्स देखा जाए तो 79.48 है। लगभग में 80% आप मान सकते हो। औसत ऊंचाई इसकी समुद्र तल से मानी जाती है। औसत ऊंचाई हमेशा 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, इसको भी ध्यान रखना है। राजस्थान के क्षेत्रफल का ये 9% है। इस चीज को अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। और 10% यहाँ जनसंख्या निवास करती है। कुल जिले इसके अंदर 13 है। अब ये कंफ्यूजन वाले जो फैक्ट आते हैं वो ऐसे आते हैं, कुल जिले इसके अंदर 13 है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है आप देखोगे तो किसी जिले में कोई पर्वत निकल गया तो वो भी इसका ही भाग माना जाता है। तो ऐसे करके कुछ जिले और जिसमें थोड़ा सा अंश पाया जाता है, ऐसे करके कुल 17 जिले माने जाते हैं। मुख्यतया पर 13 है। अब ऐसे कंफ्यूजन वाले सवाल वैसे बनते नहीं है, बनते तो ये विवादित रहते हैं हमेशा और सभी को फायदा पहुंचा कर जाते हैं। वर्षा जो होती है क्योंकि उपाद्र तरह की है तो 40 से 80 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। जलवायु यहाँ की उपाद्र है, न तो आर्द्र है न शुष्क है, उपाद्र जलवायु है। अब यहाँ बात करें यदि मिट्टी की तो मिट्टी साथियों लाल, भूरी और कंकरीली मिट्टी है। यहाँ पे अपने रेतीली बलुई वगैरह नहीं है, कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। मुख्य फसल जो यहाँ उगाई जाती है वह मक्का उगाई जाती है। मक्का लाल मिट्टी में उगता है। अब आपको ध्यान हो तो वनस्पति जो यहाँ पाई जाती है पतझड़ी प्रकार की वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। ये तथ्य अब जैसे मैंने आज टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो ऑथेंटिक बुक शेयर की थी, ऑथेंटिक बुक पढ़ने का एक अलग ही मजा होता है, लेकिन ऑथेंटिक बुक पढ़ने के लिए समय बहुत चाहिए होता है। अब ऑथेंटिक बुक में से यही सामग्री मैंने आपको सीधी सीधी निकाल कर दे दी। यही सामग्री आप ढूंढने जाते हो और जितने भी जैसे अपने मरुस्थल पड़ा है सारी अपने सामग्री मैंने आपको निकाल कर पुरुष दी सामने। यदि आप खुद के स्तर पर ढूंढने जाते हो तो आपका इतना सारा समय उसमें चला जाता है जी, मतलब बहुत ज्यादा जाता है। हमने किया है तो ये बात, इस बात से मैं वाकिफ हूँ अच्छी तरीके से। इसलिए ये सामग्री आपको मतलब यूं कह दो कि थाली पुरुष ही हुई है, आपको तो सिर्फ खानी है। बनाने की जिम्मेदारी हमारी, पुरुषने की जिम्मेदारी हमारी। आपको तो सिर्फ जीमणो है, बस मारवाड़ी में क्या है जो जीमणो है, और जीमणो मतलब जीमणो है तो धापेन जीमो, बाकी बनाना करना ये सब हम कर ही रहे हैं। तो अब इन चीजों को नोट कर लो और अरावली से संबंधित कुछ और बढ़िया जानकारी आपको अगली स्लाइड में दे रहा हूं, तो स्क्रीनशॉट लेकर सभी अक्षर बड़े बड़े लिखे। अब तो अक्षरों से संबंधित कोई समस्या आपके होगी नहीं, तो स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं अपन। जब अरावली आप पढ़ने जाते हो साथियों तो मतलब बहुत सारी लैंग्वेज में लिपटे हुए जो तथ्य होते हैं उन्हें पढ़ने में समय बहुत चला जाता है। उन लिपटे हुए तथ्यों को मैंने निकाल कर सीधे सीधे आपके सामने लाने की कोशिश की है, और ये परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट होता है, और जो नोट्स मेकिंग सिस्टम होता है वो इसी पर चलता है। अब इनमें से ये याद करने लायक जो चीजें है ना वो ये होती है। अब देखो इसको समझते हैं अपन। बनावट के आधार पर इसका विस्तार से वर्णन जिसने किया, यदि ये प्रश्न आपके सामने आता है तो सबसे पहले 1923 में A.M. हेरोन नामक व्यक्ति ने
बनावट के आधार पर इसका विस्तार से वर्णन प्रस्तुत किया था। इसकी उत्पत्ति अपन ने कई बार पढ़ चुके हैं कि गोंडवाना लैंड से इसकी उत्पत्ति हुई है, और तैतीस सागर से किसकी हुई, गोंडवाना लैंड से किसकी हुई, ये अपन बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं। तो गोंडवाना लैंड से हुई है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है प्री कैम्ब्रियन युग में हुई। अब जो इतिहास में जाते हैं, भूगोल के भी इतिहास में जाते हैं, तो बहुत सारे युग है जो इसमें पृथ्वी का निर्माण कैसे कैसे युगों में हुआ। आपकी अभी अध्ययन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आप सिर्फ इसको ध्यान रखें कि प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी तुलना विश्व के यदि किसी पर्वत से पूछी जाए कि इसकी तुलना किससे की गई है, तो अमेरिका यूएसए का एक पर्वत है अल्पेशियन पर्वत। गुण धर्म दशा दिशा के आधार पर इसकी तुलना जो है वो यूएसए के अल्पेशियन पर्वत से की जाती है, इसका ध्यान रखें। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे हिंदू ओलंपस कहा, और स्पेशली हिंदू ओलंपस यदि पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना कि आबू पर्वत, माउंट आबू जिसे कहते हैं उसे। अब कर्नल जेम्स टॉड जो है यति ज्ञानचंद्र से शिक्षा लेकर घोड़ा लेकर निकले कि मैं इतिहास लिखूंगा राजस्थान का। तो जब सिरोही पहुंचे और सिरोही में यहाँ जब देखा आबू पर्वत, तो आबू पर्वत में जगह जगह ऋषि महात्मा बाबाजी आदि मिले। तो इन्होंने देखा कि यहाँ तो ये तो संतों का शिखर है पूरी तरीके से, तो हिंदू ओलंपस की संज्ञा इसे दे दी। इस चीज को भी ध्यान रखें। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यदि इस बोर्ड को अपन राजस्थान का नक्शा मानते हैं, मैं इसी थ्योरी पर चलता हूँ कि अपने दिमाग में एक चीज फिट कर लो और उसमें से फिर आप आराम से तथ्य निकाल सकते हो। यदि इस बोर्ड को अपन मानते हैं अरावली, तो इसका दक्षिण पश्चिम भाग है, यानी जिस तरफ मैं खड़ा हूं ये भाग जो है वह दक्षिण पश्चिम है और उत्तर पूर्व वाला भाग वो है। अब यहां से ये कैसे चलती है, यहां से तो ये चौड़ी है और इस तरीके से यहां जाकर जो ये संकरी हो जाएगी। इस चीज को समझने की कोशिश करना। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में ये चलती है। मैंने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम क्यों नहीं कह दिया, इसलिए नहीं कहा है क्योंकि अपन ने आगे आगे पढ़ा है कि अरब सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो उत्पत्ति हुई है तब अपन यहां से मानेंगे, ठीक है ना। ये चीज है। खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से रायसीना की पहाड़ी तक। अब रायसीना की पहाड़ी पे आपको पता हो तो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, और रायसीना की पहाड़ी तक ये विस्तृत 692 किलोमीटर अभी अपन ने पढ़ाई है। और राजस्थान में सिरोही से झुंझुनू तक यदि पूरा पूछते हैं विस्तृत, तो आपको ध्यान रखना है खेड़ ब्रह्मा से रायसीना की पहाड़ी तक। यदि सिर्फ राजस्थान में पूछा जाए तो सिरोही से झुंझुनू तक इसका विस्तार पाया जाता है। अब इसके पश्चिम में तो 13 जिले हैं और इसके पूर्व में 20 जिले हैं। इस चीज को समझना साथियों आप। फिर ये इस ध्यान में रखते हैं अपन, इसके पश्चिम में यानी कि इस तरफ तो है 13 जिले और इस तरफ 20 है। अब प्रश्न कैसे कैसे बनता है, प्रश्न ऐसे बनेगा कि अरावली की किस दिशा में सर्वाधिक जिले पाए जाते हैं, तो सीधा आ गया कि उस तरफ पूर्व में पाए जाएंगे 20, ठीक है। किस तरफ कम है तो सीधे इधर। अब प्रश्न और कैसे बनेगा, अरावली के किस दिशा में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक बड़े आपको पता है जैसलमेर बीकानेर ये जोधपुर वगैरह ये सब इस तरफ है, तो ये वापस उन 13 जिलों के अंदर यानी कि पश्चिम में। अरावली के किस तरफ कम क्षेत्रफल वाले जिले पाए जाते हैं, तो पूर्व में आएगा क्योंकि 20 जिले वहां छोटे छोटे सब, ये दौसा धौलपुर भरतपुर वगैरह ये सब कम क्षेत्रफल वाले। अब अरावली के किस दिशा में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, तो पूर्व में है 20 जिले हैं और वहां पे जनसंख्या भी ज्यादा है तो घनत्व उस तरफ है। अरावली के किस दिशा में घनत्व कम है, इस तरफ है। ऐसे प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों को अपने दिमाग में बनाने पड़ते हैं और तब मतलब एग्जामिनर के दिमाग में तो यही ऐसी चीजें आती है, तो इन चीजों को ध्यान में थोड़ा सा रखना है। इसे महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है, इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अरावली के उस तरफ जलवायु बिल्कुल से बदल जाती है और इस तरफ बिल्कुल शुष्क रहती है, और उस तरफ देखोगे तो आर्द्र उपाद्र तो इसकी है वो आर्द्र, फिर दक्षिण में देखोगे तो अति आर्द्र, तो इसलिए इसे महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम भाग चौड़ा है, अभी मैंने यहाँ पे उदाहरण से बताया था आपको। दक्षिण पश्चिम भाग यानी कि उदयपुर सिरोही वाला ये तो है चौड़ा, बीच में जाकर बिल्कुल गैप आ जाता है और वहां पे ऊपर की तरफ संकरा चलता है, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी भाग जो है इसका संकरा है। इसका सर्वाधिक विस्तार, क्योंकि चौड़ा यहाँ है उदयपुर, बार बार मैं बता रहा हूं, तो उदयपुर में इसका सर्वाधिक विस्तार है और सर्वाधिक ऊंचाई जो है साथियों वह इसकी सिरोही के अंदर। आपको पता ही है माउंट आबू सबसे ऊंचा है, तो 1722 मीटर आपने कई बार पढ़ा होगा, तो सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, और ये इस तरीके से ये तथ्य है। अब इसके आगे की चीजें जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन, उससे पहले आज बात करते हैं आपकी बुक से संबंधित जो समस्या थी उस पे, और जो तथ्य कंफ्यूजन वाले होते हैं उन पे। अब साथियों ऐसा है कि कोई भी शिक्षक हो, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे कोई भी शिक्षक पढ़ा रहा है, चाहे निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, चाहे सशुल्क पढ़ा रहे हैं, चाहे कोई गाइड है, चाहे कोई बुक है,
कोई भी व्यक्ति यदि कुछ देने का प्रयास कर रहा है और उसकी भावना अच्छी है तो वो कभी भी चाहकर जो है गलत तथ्य आपके सामने प्रस्तुत नहीं करेगा। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। तभी आप यदि आगे बढ़ना चाहते हो, आगे पढ़कर बढ़ना चाहते हो, तो इस बात को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप इस फील्ड में आओगे, अभी तो आप अध्ययन कर रहे हो, जब आप अध्यापन करवाने की फील्ड में आओगे तब आपको पता चलेगा कि इनमें कितनी कठिनाई आती है, इसमें कितनी चुनौतियां आती है, और खासकर जब निःशुल्क पढ़ाते हैं तब कितनी चुनौतियां आती है। वो जब आप इस फील्ड में काम करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या चीज है और कैसे है, और कितना समय का भोग देना पड़ता है वो भी पता चलेगा। अब रही बात कि सर ऑथेंटिक क्यों अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें पढ़ने को मिलती है, तो ऐसा है कि आंकड़े भी बदलते हैं कई बार। अब जैसे बीकानेर और बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर जो है 2011 वाली जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार यदि आंकड़े देखे जाते हैं तो बाड़मेर के क्षेत्रफल ज्यादा था, लेकिन 2015-16 की जो पशुपालन विभाग ने रिपोर्ट जारी की उसके अनुसार बीकानेर का ज्यादा हो गया। वो बताते कि श्री डूंगरपुर तहसील के इसमें शामिल होने से और इस वजह से जो बीकानेर का ज्यादा हो गया। मैंने भी पढ़ाया था, आपको कहा था कि इसका ऑथेंटिक जो बिल्कुल सोर्स होगा उसे पता करके और मैं बताने की कोशिश करूंगा, और इसको जो मैं बुक लिख रहा हूं उसमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करके लिख दूंगा इसमें क्या चीज है क्या नहीं है। दूसरे जो तथ्य कि कहीं पे सर ऐसे मिलता है कहीं ऐसे मिलता है, तो देखो थोड़ा बहुत बदलाव कहीं भी मिलता है। मान लो मैंने इतने इस बोर्ड में से सारी इतने 10-15 फैक्ट बता दिए, उसमें से एक फैक्ट में आपको गड़बड़ मिल सकती है, सभी में नहीं मिलेगी। तो उस एक फैक्ट को आपको क्या करना है, पकड़ के नहीं बैठना है। हम जब पढ़ते थे, जब हमने भी तैयारी की थी तो हम ऐसे पकड़ के नहीं बैठते थे, और ज्यादा मतलब अभी कंफ्यूज होने का ज्यादा मतलब आप इस पे अभी से गहराई में उतरो ऐसा समय नहीं है। अभी आपको क्या करना है, जितना सही तरीके से याद हो रहा है 90% सही है, 95% फैक्ट आपके पास में सही है और 5% कंफ्यूजन वाले हैं, तो 95% को फोकस करके आगे बढ़ो। 5% जो है ना उसमें कंफ्यूजन वाले बहुत कम पूछे जाते हैं, और यदि पूछ भी लिए और आपको 2-3 किताबों में अलग अलग चीजें मिल रही है तो 100% वो सभी को फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि वो या तो डिलीट होगी या बोनस मिलेगा। अभी रीट में एक चूहे वाला प्रश्न आया था। अब यदि कोई ऑथेंटिक बुक के सोर्स देता है तो एनसीईआरटी में भी दे रखी वो चीज अलग और आरबीएससी में दे रखी है, तो ये ऑथेंटिक मानते हैं ना इसको। तो अपन ऑथेंटिक यदि किसी राइटर की बुक की बात करें तो उनमें भी थोड़ी बहुत बदलाव देखने को मिलता है। अब गाइड की बात करें कि सीधा अपन सर गाइड पे विश्वास कर सकते हैं या नहीं, तो गाइड भी ऑथेंटिक बुक को देखकर लिखी जाती है। हो सकता है कि कहीं प्रिंटिंग में या उसमें कोई गड़बड़ रह जाए तो उसका कह नहीं सकते, लेकिन गाइड भी कोई मन से तो लिखेगा नहीं, मेरे मन में जैसे आया विचार मैंने लिख दिया, ऐसा तो होगा नहीं। वो भी कहीं ना कहीं से तो ऑथेंटिक सोर्स देखकर ही लिखेंगे। गाइड वाले भी ये थोड़ी चाहेंगे कि मैं एक बार ही निकालूं और आगे कभी काम करूं ही नहीं, ये तो नहीं चाहेंगे। यदि उनके सामग्री अच्छी नहीं होगी तो उनको लेगा कौन फिर बाद में। तो ये अपनी तरफ से सभी 100% देने की कोशिश करते हैं। यदि एक दो चार तथ्य में आपके ऐसे हो जाते हैं जो कंफ्यूजन वाले होते हैं, हालांकि जैसे मैं बता रहा हूं या कोई और शिक्षक बता रहा है, वो सारे के सारे बड़े उन्होंने कहीं ना कहीं तो पढ़े हैं जब बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पढ़ाने के लिए ऑथेंटिक सोर्स का ही सहारा लिया होगा। तो इस बात को आप समझें कि अब ये जो कंफ्यूजन वाले होते हैं इनमें उलझना नहीं है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी कक्षा आपने जैसे 1 घंटे की कक्षा है उसमें से एक तथ्य ऐसा है जो कंफ्यूजन वाला है, अपन उसको लेकर बैठ गए तो वो उस कक्षा का कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो आपको याद भी नहीं होगी। इसलिए यदि आपको लगता है कि कंफ्यूजन वाला है और आप उसमें मतलब अंदर गहराई तक नहीं जा पा रहे हैं, कई बार तो ऐसा होता है जैसे अभी 1-2 कमेंट आए थे कि सर सपाद लक्ष्य आपने बताया कि नागौर, हमने बीकानेर पढ़ा। अरे बीकानेर और नागौर सपाद लक्ष्य कब की बात है, सपाद लक्ष्य बात है प्राचीन समय की, और जब बीकानेर नागौर अलग अलग थोड़ी थे। अब किसी ने उसके आधार पर किसी ने बीकानेर छाप दिया, किसी ने नागौर छाप दिया, हालांकि है तो सांबर के आसपास का क्षेत्र ही है वो पूरा, लेकिन आप क्या करते हैं गहराई में नहीं जाते और सीधा जैसे पढ़ा वैसे ठक ठोक दिया कमेंट। अरे गुरुजी थे तो खोटो पढ़ायो, अरे गुरुजी खोटो को नहीं पढ़ायो ने, अपन थोड़ी कहीं के जानकारी इतनी कम है, विश्लेषण को नहीं करिए आप। तो ये चीज ऐसी है कि उसकी गहराई तक या तो पहुंचे या नहीं पहुंच सकते। तो एक बार और फिर भी आपको लगता है कि कंफ्यूजन वाला है तो उसको छोड़ दो, जरूरी थोड़ी है कि वो कंफ्यूजन वाला ही अपन को पकड़ के बैठना है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें, और यदि आगे बढ़ना चाहते हैं सही तरीके से, सिलेक्शन चाहते हैं, तो सिलेक्शन विद्वता नहीं मांगती है, ये ध्यान रखना। यदि कोई विद्वान बनने की कोशिश अभी से करेगा तो सिलेक्शन से वंचित रह जाएगा। मेरे साथ कई साथी तैयारी करते थे और हमारे साथ में से कई साथी तो जो है पोस्टेड है, बहुत अच्छी तरीके से लग गए और अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और कई साथी जो विद्वता उस समय हासिल करना चाहते थे वे अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी कंपटीशन लगातार दे रहे हैं और प्रयासरत है।
तो अब आपको देखना ही है कि आपको विद्वान बनना है या सिलेक्शन चाहिए। मैं हमेशा आपके सिलेक्शन की बात करता हूँ, क्योंकि विद्वता के लिए अपने पास में बहुत समय है। एक बार लग जाओगे तो आप वैसे ही विद्वान कहलाओगे, और नहीं लगे तो आप चाहे कितने ही विद्वान हो, आपको कोई मानने वाला नहीं है। इस चीज को समझने की कोशिश करना। आज ये मतलब अलग से मैं इसका वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि अपनी नियमित क्लासेस चल रही है, उसमें किसी तरह का वो नहीं डालना चाहता था। तो इस चीज को यहीं पे समझे। और बुक्स की जो बात कर रहे हैं कि सर बुक सजेस्ट कर दो, अब बुक तो देखो सजेस्ट करनी है तो ऑथेंटिक मैं बता सकता हूँ सारी, लेकिन आपको ऑथेंटिक चाहिए नहीं, मुझे पता है ना। और ऑथेंटिक आप अभी जैसे पढ़ लोगे तो आपको कम से कम साल भर चाहिए। मैं ये मानता हूँ ऑथेंटिक बुक पढ़ने के लिए कम से कम साल भर चाहिए और समर्पण चाहिए। ऑथेंटिक बुक से बढ़िया कुछ नहीं होता वैसे, लेकिन आपको पता करनी है गाइड। और गाइड ऐसा है कि ज्यादातर सभी प्रकाशाधीन है, मैं पहले कैसे बता दूं आपको। इसलिए अभी जो आप ऑथेंटिक में यदि मानते हो आरबीएससी एनसीईआरटी, अब इसमें कंफ्यूजन देखो कैसा होता है आपके। सर अभी एनसीईआरटी चल रही है, आरबीएससी पढ़े या एनसीईआरटी? अरे मेरे भाई बहनों, अपने सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है यदि वो उसके अंदर है, चाहे एनसीईआरटी में है चाहे आरबीएससी में, पढ़ लो। अभी क्या चल रही है पहले क्या चल रही थी उससे कोई मतलब नहीं है। यदि टॉपिक में अपने को सिलेबस के टॉपिक देखने हैं, ये सिलेबस के टॉपिक किसी में भी ऑथेंटिक चीज के अंदर मिल रहे हैं पढ़ लो, नहीं मिल रहे मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी एक गाइड जो भी प्रकाशाधीन है, कोई भी पसंद आए लिया ना, उसमें से भी पढ़ लेना। क्यों ज्यादा कंफ्यूज होते हो, दिमाग पे लोड लेते हो? गुरुजी माते लोड दो, हाँ सर यूं, अरे सर यूं, अरे सर यूं। आज सुबह व्हाट्सएप नंबर शेयर किए टेलीग्राम में और 500 से ऊपर मैसेज पड़े अनरीडब। हालांकि ये सब आप लोगों का प्रेम है, इसलिए आप करते हैं। यदि किसी में विश्वास और प्रेम नहीं जताते तो नहीं करते, मुझे पता है। लेकिन मैं भी इसलिए जवाब नहीं दे पाता हूं क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही कार्य कर रहा हूं। क्लास शूट करनी होती है, सारी चीजें हैं, बुक पर काम कर रहा हूं, तो वो आप लोगों के लिए ही तो बढ़िया होगा। ऑथेंटिक सोर्स 4-5 किताबें लेकर बैठनी पड़ती है, उसमें से तथ्य जो बिल्कुल व्यवस्थित बैठते हैं उसमें से उसको शामिल करना पड़ता है। तो ये सब टेस्ट सीरीज पर काम कर रहे हैं तो आप लोगों के फायदे के लिए। तो यदि जवाब नहीं भी दे पाते समय पर तो आप इस बात को समझें कि सर कर रहे हैं। अब आप लोग भले ही 6-7 घंटे सोते होंगे, मैं मुश्किल से 5 घंटे सो पाता हूं। तो ये चीज सब आपके लिए है। और जो भी टेस्ट सीरीज से संबंधित भी जो चीज होगी वो विद्यार्थी हित को ध्यान में रखकर किया जाएगा, कि जिससे विद्यार्थियों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो और सभी के लिए वह सुलभ हो जाए। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अपना जो भी काम रहेगा वो विद्यार्थी हित को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। आप लोगों के विश्वास, प्रेम और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो अपनी क्लासेस को नियमित शेयर करते रहना, और जैसे ही अपलोड कर लेते हैं उसे देखने की कोशिश करें, ताकि आप शेयर भी नहीं कर पाए तो यूट्यूब खुद ही बूस्ट कर लेता है। यदि आप तुरंत देख लेते हैं अपलोड करने के बाद तो यूट्यूब खुद भी उसे प्रमोट कर देता है। तो इतनी मेहरबानी आप बनाकर रखें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। और स्क्रीनशॉट ले लो।